नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, साक्षात्कार सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया जो अभी प्रक्रियाधीन है, उसके लिए हमने विशेष प्रयास प्रारंभ किए हैं और उसी क्रम में छद्म साक्षात्कार हमारे टेलीग्राम चैनल पर आयोजित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर ऑनलाइन कक्षाएं भी आयोजित की जा रही है। और उसी क्रम में आज साक्षात्कार की जो दूसरी कक्षा है वो आपके सम्मुख आयोजित की जा रही है। आप ध्यानपूर्वक सुने साथियों। पहले भाग के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू थे उनके संदर्भ में हमने मंत्रणा की थी कि किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या साक्षात्कार में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया था और साथ ही साथ पीडीएफ के माध्यम से मैंने वो चीजें आपको उपलब्ध भी कराई है। इसी क्रम में आज आदिकाल का पहला भाग लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। वीडियो है साथियों दूसरे अंक का और आदिकाल का पहला भाग। साथियों, साक्षात्कार में जब भी आदिकाल को लेकर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें एक संभावना अधिक बनती है कि आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल के विभिन्न नाम क्या क्या है। तो ये आप अपने स्तर पर तैयार करें कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। यथा आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ऐसे चुनिंदा नाम है जो अत्यंत महत्वपूर्ण और पूछे जा सकते हैं। तो पहला संभावित प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को किन किन नामों से संबोधित किया है। तो यह आप ध्यान रखिए। अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है साथियों कि आदिकाल का नाम जो आदिकाल रखा गया है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आदिकाल को आदिकाल कहना ही सबसे संगत एवं उपयुक्त है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसके पक्ष में तर्क रखने पड़ेंगे और तर्क इतने सशक्त हो और सार गर्भित हो जिससे विशेषज्ञ तत्काल संतुष्ट हो जाए। तो प्रश्न पूछा गया कि आदिकाल का नाम आदिकाल ही क्यों रखा जाए। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि किसी भी कालखंड का जब नाम कोई रखा जाता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उस नाम के माध्यम से उस समय की समस्त साहित्य चेतना व्यक्त हो जाए। सबसे पहले आप देखिए कि तात्कालिक समय की जितनी भी साहित्यिक चेतना है वो व्यक्त हो जाए और दूसरा उस समय की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो समस्त प्रवृत्तियां उस नाम के माध्यम से अभिहित होती हो। ये जब व्यक्त होता है तब आप समझिए वो नामकरण सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आदिकाल नाम कहने से भी ऐसा, यद्यपि ये एक प्रवृत्ति मूलक नाम नहीं है, तथापि आदिकाल नाम करने से तात्कालिक समय की समस्त प्रवृत्तियां इसमें आत्मसात हो जाती है या उसका बोध हो जाता है, ये सुनिश्चित है। तो आदिकाल कहने से तात्कालिक समय की विभिन्न प्रवृत्तियों का बोध हो जाता है। शिल्प, भाषा और संवेदना की दृष्टि से भी हमें हिंदी साहित्य का आदि रूप इसी कालखंड से प्राप्त होता है। आप ध्यान दें, शिल्प, संवेदना एवं भाषा की दृष्टि से आदिकाल के अंदर में आदि रूप प्राप्त होता है। तो आपके दो तर्क हो गए। पहला तर्क हो गया कि आदिकाल कहने से तात्कालिक समय की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनका बोध हो जाता है। दूसरा, शिल्प, भाषा और संवेदना, इन तीनों की दृष्टि से आदि रूप हमें आदिकाल में दिखाई देता है। एक तर्क आप ये दे सकते हैं कि परवर्ती हिंदी साहित्य में जितने भी प्रवृत्तियां विकसित हुई हो, जैसे श्रृंगारिकता है, वीरता का गुण है, चाहे नीति तत्व का गुण है, इत्यादि जितने भी प्रवृत्तियां हमें पल्लवित एवं पुष्पित होती हुई दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उनका प्रारंभिक रूप हमें आदिकाल में ही प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, श्रृंगारिकता,
वीरता, नीति इत्यादि जो बाद में पल्लवित एवं पुष्पित हुई है प्रवृत्तियां, इनका प्रारंभिक या आदि रूप भी हमें आदिकाल में ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये तीन तर्क हो गए साथियों। एक मैंने पहले बता दिया था आपको। अगला है साथियों, और सशक्त रूप से किसी भी प्रश्न का जब आप उत्तर प्रदान करते हैं तो उसमें अगर यदि किसी आलोचक के कथन को अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रभावशाली तरीके से व्यक्त होता है। तो इसी के संदर्भ में यह आदिकाल का जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी यद्यपि इस नाम से इतने संतुष्ट नहीं थे, तथापि इन्होंने इस नाम को ही प्रदान किया और यही इनको उपयुक्त लगा था। तो उनके शब्दों में हम उनके विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है। पुनश्च सुने साथियों कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल आदिम मनोभावापन्न, परंपरा मुक्त एवं काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह सही नहीं है। यह काल अत्यंत परंपरा प्रिय, रूढ़िग्रस्त, सजग एवं सचेतन कवियों का काल है। पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो आदिकाल बुरा नहीं है। यह आप ध्यान रखें। इसको कुछ अपने शब्दों में भी आप व्यक्त कर सकते हैं। हूबहू शब्दों एवं पंक्तियों को याद रखना इतना सहज और सामान्य नहीं रहता है। पुनः सुने कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल आदिम मनोभावापन, परंपरा मुक्त एवं काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह सही नहीं है। यह काल अत्यंत परंपरा प्रिय, रूढ़िग्रस्त एवं सजग सचेतन कवियों का काल है। पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। तो ये कुछ तर्क है साथियों, उसके आधार पर आप अपने वक्तव्य को, अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब कुछ ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि इतने सारे शब्दों को, इतने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं क्या? साथियों विचार बहुत सारे हैं, तर्क असंख्य है। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से जो उस समय स्मरण में आता है उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। अगला है साथियों कि एक दूसरा नाम जो सर्वाधिक, यद्यपि ये नाम आपसे पूछा जाएगा कि बीज वपन काल में क्या दिक्कतें है, प्रारंभिक काल में क्या समस्याएं हैं, तो इन सभी नामों के पीछे जो मूल समस्या है उनमें है कि समस्त प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। जब भी बीज वपन काल कहे तो आप कह सकते हैं कि इससे उस कालखंड की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। और बीज के संदर्भ में कहें तो बीज है वो हिंदी साहित्य के संस्कृत भाषा से मिलते हैं, तो बीज इस समय मानना अनुचित एवं अयथार्थ रहेगा। आप ये तर्क दे सकते हैं। तो एक इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं कि आदिकाल शब्द, यदि हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द को नाम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाए तो दूसरा कौन सा शब्द है जिसको नाम के रूप में माना जा सकता है? तो साथियों दूसरा सबसे संगत नाम माना जाता है सिद्ध सामंत का। और ये नाम भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी नाम को सुझाया था कि ये नाम भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नाम है। अब इसके पक्ष में तर्क रखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, सिद्ध सामंत नाम यदि दूसरे दृष्टिकोण से अगर उपयुक्त माना जाए तो इसमें क्या चीजें सही है, क्या कमी है, उन दोनों तीनों पहलुओं को हम लेंगे। तो सिद्ध तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य में सिद्ध सामंत काल, तो सिद्ध कहने से सिद्ध का आशय है कि तात्कालिक जो साहित्य था वो सिद्धों के धार्मिक साहित्य प्रधान था। तात्कालिक आदिकाल में जो भी साहित्य लिखा गया उसमें सिद्धों द्वारा रचित धार्मिक साहित्य प्रधान था। पहला विषय ये रखते हैं। एक ही कथन के भीतर दोनों शब्दों की सृष्टि करते हुए दोनों को व्याख्यायित करते हैं कि आदिकाल के भीतर जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें सिद्धों द्वारा लिखित धार्मिक साहित्य प्रधान। पहला वक्तव्य ये लिखते हैं। और दूसरा कहते हैं कि सामंत काल में सामंत शब्द से तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। एक तो ये कहते हैं सिद्धों का धार्मिक साहित्य प्रधान था
और दूसरा सामंत काल कहने से तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति या स्थिति का पता चलता है। दूसरा कथन ये निकलता है। तो ये पूर्ण नहीं हुआ साथियों, पुनः से सुने। सामंत काल कहने से तात्कालिक समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और उसी के साथ में चारणों द्वारा राजस्तुति परक जो रचनाएं लिखी गई है उनके प्रेरणा स्रोत का पता चलता है। इस दृष्टिकोण से सिद्ध सामंत काल भी अच्छा है। पुनः से सुने कि आदिकाल में सिद्धों द्वारा रचा गया धार्मिक साहित्य ही प्रधान है एवं सामंत काल में सामंत शब्द का आशय है कि राजनीतिक जो परिस्थिति है उसके संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। और इसके अतिरिक्त चारणों द्वारा रचित राजस्तुति परक जो साहित्य है उनके प्रेरणा स्रोत के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण से दूसरा जो उपयुक्त नाम यदि हम देना चाहें तो सिद्ध सामंत काल ही उपयुक्त रहेगा, ऐसा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अब यहाँ पर एक विषय उभरता है कि इस नामकरण में क्या क्या कमी है। कमी सबसे पहले है, पूर्व में मैंने अवगत कराया है, पूर्व में भी मैंने आपको अवगत कराया है कि इस नाम के कहने से तात्कालिक समय की समस्त प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है। समस्त प्रवृत्तियों का बोध नहीं, सबसे बड़ा विषय, इससे समस्त प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है। दूसरा, सिद्ध एवं सामंत कह देने से दो प्रकार की प्रवृत्तियों का बोध हो रहा है, जिसमें एक सिद्धों द्वारा निर्मित साहित्य और दूसरा सामंत। तो दो प्रकार की प्रवृत्तियां इसमें, एक ही नामकरण से दो दो प्रवृत्तियां निकल के आ रही है जो कि अपने आप में एक भ्रम और संदेह को उत्पन्न करती। तीसरा क्या कह सकते हैं साथियों, जो सिद्ध है वो सिद्ध है रचनाकार और सामंत कौन थे, रचनापरक। अब एक है रचनाकार और एक है रचनापरक, दोनों को एक साथ जोड़ के किसी भी कालखंड का नाम देना युक्ति संगत एवं उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। अगर इसकी जगह हम दूसरा नामकरण देना चाहिए, अगर हमसे पूछा जाएगा आप क्या नामकरण दे सकते हो या कौन सा नाम आपको उपयुक्त लगता है, तो उस स्थिति में जरा संगत नाम यदि दें तो चूंकि ये रचनापरक है, अब इस रचनापरक को यदि हमें रचनाकार करना है तो हम इसका एक नामकरण दे सकते हैं, क्या हो सकता है, चारण। तो इसका एक नाम और निकल के आता है साथियों, सिद्ध चरण का, सिद्ध चरण का। आपसे पूछा जाए कि आप अपने दृष्टिकोण से कौन सा नाम आदिकाल का देना चाहेंगे, तो आप ये तर्क दे सकते हैं कि सिद्ध चरण का। अब इसके पक्ष में तर्क रखे हमने आचार्य प्रसाद द्विवेदी के कथन की व्याख्या की है, सिद्ध एवं सामंत दोनों के परिवेश को सम्मिलित करते। अब अगला विषय जोड़ते हैं कि सिद्धों से तात्कालिक सभी धार्मिक साहित्य की व्याख्या हो जाती है। ऐसा प्रतीत है कि जितना भी धार्मिक साहित्य उस समय लिखा गया उसकी व्यंजना हो जाती है, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसा हम मस्तिष्क या चेतना को हम स्थापित कर सकते हैं। सिद्ध कहने से तात्कालिक समस्त धार्मिक साहित्य आ जाता है सिद्ध कहने से, और सामंत कहने से तात्कालिक समय का समस्त दरबारी साहित्य आ जाता है। तो ये एक इसके पक्ष में एक तर्क ये भी लिख सकते हो, बारंबार लिखना शब्द उपयुक्त हो रहा है, इसका अर्थ ये समझे कि आप इस विषय को व्यक्त कर सकते हो, दरबारी साहित्य। समस्त सामंत काल करने से समस्त दरबारी साहित्य आ जाता है। आशा करता हूं कि दोनों विषय आपको भली भांति आपको समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक और विवादीय विषय को संपन्न करके आगे बढ़ेंगे कि वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल द्वारा यह प्रदान किया गया है। शुक्ल ने इस नाम को प्रदान किया है और इस नाम में आपको क्या क्या कमियां दिखाई देती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वीर गाथा काल में क्या क्या कमियां हैं, इस नाम पर क्यों आक्षेप व्यक्त किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रभृति ऐसे विद्वान व्यक्ति ने वीर गाथा काल नाम दिया है, तो ये नाम उपयुक्त क्यों नहीं है, इसके पक्ष में अपने को तर्क देना। सबसे पहला,
साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने जब काल प्रभाग के माध्यम से अपने विषय को प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि जबकि जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य होता है, जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य होता है। तो उस दृष्टिकोण से देखिए तो वीर गाथा काल कहने से जनता की समस्त जो प्रवृत्तियां वो उनका प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होता है। आप ध्यान दें, जनता की प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, हमें प्राप्त नहीं होता है। ये आप ध्यान दें, इस क्रॉस का आशय आप समझना कि हमें प्राप्त नहीं होता। दूसरा साथियों कि जिन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल शब्द की प्रतीति की है, उन 12 रचनाओं में अनेक रचनाएं अप्रामाणिक उन रचनाओं में अनेक रचनाएं अप्रामाणिक, संदिग्ध सिद्ध हो चुकी है। ये भी आप भली भांति समझ सकते हैं। कुछ रचनाएं हैं वो केवल नोटिस मात्र है, कुछ रचनाएं हैं वो वीर काव्य से युक्त नहीं होकर पूर्णतः श्रृंगारिक है, जिसमें बिसल देव रासो प्रमुख है। जय मयंक जस चंद्रिका ये नोटिस मात्र है। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो की रचना को इन्होंने सम्मिलित किया है जो मूलतः मनोरंजन से युक्त साहित्य है। तो इन सभी रचनाओं में हम वीर काव्य को सम्मिलित नहीं कर सकते, इसलिए यह नाम अप्रामाणिक है या संदिग्ध है या उपयुक्त नहीं है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, जैसे मैं स्वयं ही विशेषज्ञ हूं और मैं स्वयं से प्रश्न पूछता हूं कि वीर गाथा काल उपयुक्त नहीं है, क्या कारण है? तो मैं अपना प्रत्युत्तर प्रदान करूंगा। हाथ आपकी बिल्कुल बंद रहने चाहिए। जी श्रीमान, वीर गाथा काल नाम उपयुक्त नहीं है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ में उल्लेख किया है कि जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य होता है, और आदिकाल के वीर गाथा काल नाम देने से जनता की समस्त प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, इन्होंने जिन 12 रचनाओं के आधार पर उक्त नामकरण किया है उनमें से अनेक रचनाएं अप्रामाणिक, संदिग्ध एवं असत्य सिद्ध हो चुकी है। कुछ रचनाएं तो नोटिस मात्र ही है एवं कुछ रचनाएं श्रृंगारिक है और कुछ रचनाओं में मनोरंजन प्रधान साहित्य की का लेखन हुआ है, उसकी रचना हुई है। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त वीर गाथा काल नाम संगत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए साथ। तो मेरे दृष्टिकोण से ये 3-4 नामकरण को लेकर कुछ विषय है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न बनता है साथियों वो है, अगर हम देखें इसमें साक्षात्कार की दृष्टिकोण से, तो अगला प्रश्न बन सकता है तात्कालिक। जैसे अब ये जो प्रश्न है सामान्य सा, उसको मेरे दृष्टिकोण से कोई ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न बन सकता है जैसे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो आप ध्यान दें, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो सबसे पहले आश्रयदाताओं का गुणगान, दूसरा है संकुचित राष्ट्रीयता, तीसरा है कल्पना की प्रचुरता, चौथा है युद्धों का सजीव चित्रण, पांचवा है डिंगल एवं पिंगल शैली का प्रयोग, छठा है अपने वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, ये दे सकते हैं। इसी प्रकार संकुचित राष्ट्रीयता, ऐसे करके आप 5 से 6 तर्क आप प्रस्तुत कर सकते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों। यहाँ 2-3 शब्दों को मैं व्याख्यायित करूंगा। प्रवृत्तियां आपके समझ में आ गई कि प्रवृत्तियों का मतलब क्या क्या है। तो ये 5-6 प्रवृत्तियां मैंने आपको बताई, उनको आप इसी रूप में आत्मसात कर लें। अगला, जैसे अगर इसमें एक शब्द आता है संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता, एक यहाँ ये पूछा जा सकता है सहायक प्रश्न के रूप में कि संकुचित राष्ट्रीयता का आशय क्या है।
तो आप ध्यान रखिए साथियों, तात्कालिक समय में पूरा वर्ष छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, छोटे छोटे खंड प्रखंड हो चुके थे, और उस स्थिति में ऐसी स्थितियां विद्यमान हो चुकी थी कि छोटे छोटे राज्यों को लेकर, छोटे छोटे भूमियों को लेकर ही आपस में शासक एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। यहां तक ये स्थिति है कि 10-12 गांव के जो मुखिया थे, वो मुखिया भी स्वयं को राजा मानते थे और अपने देश को अलग मानते हुए अपना देश अलग मानते थे कि मेरा देश अलग है। तो चूंकि उनमें अपने देश के प्रति भाव तो था, जैसे 10-12 गांव है, इन गांवों का जो मुखिया है वो अपने भाव को व्यक्त करता था कि मेरा राष्ट्र है, और इसके लिए वो लड़ाई भी करते थे। किंतु चूंकि ये दायरा अत्यंत सीमित हो चुका था, अत्यंत ही संक्षिप्त था, इसीलिए ये जो राष्ट्रीयता तो थी, पर वो किस प्रकार की थी, संकुचित राष्ट्रीय के नाम से इसको अभिहित किया गया है कि ये राष्ट्रीयता कौन सी है, संकुचित राष्ट्रीयता। तो ये आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आया डिंगल और पिंगल शैली, ये भी पूछा जा सकता है, साक्षात्कार में ये प्रश्न भी मेरे से पूछा गया था, डिंगल एवं पिंगल। डिंगल क्या है? राजस्थानी। मेरे दृष्टिकोण से आप भली भांति इस शब्द से परिचित होंगे। राजस्थानी एवं अपभ्रंश का योग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? डिंगल। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, इसका योग कहलाता है पिंगल। डिंगल में जो रचनाएं लिखी गई है उसमें मूलतः वीर शैली का प्रादुर्भाव दिखाई देता है, जबकि जो पिंगल है उनमें हमें अधिकांश श्रृंगार का प्राबल्य दिखाई देता है। यह आप ध्यान दें, इनमें चारण इसके नेतृत्व करते थे, चारणों ने सर्वाधिक जो डिंगल ग्रंथ है वो लिखे, जबकि यदि हम इसके संदर्भ में देखें, पिंगल के संदर्भ में, तो यहाँ भाट प्रमुख है। और भी अगर अंतर पूछा जाए, आप बता सकते हो, डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित एवं प्रसिद्ध रही है, और पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान में प्रचलित एवं प्रसिद्ध रही है। अंतर भी पूछा जा सकता है, तो एक अंतर ये बता सकते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा आप बता सकते हो स्थानगत दृष्टिकोण से भी आप अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये ध्यान देखिए, संकुचित राष्ट्रीयता और डिंगल पिंगल, ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आदिकाल के संदर्भ में नामकरण के विषय पर हमने विचार कर लिया, आदिकाल का कौन सा नाम है उस पर भी हमने विचार कर लिया, साथ ही साथ इसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसी है उस पर भी विचार कर लिया। तो इन सभी पहलुओं के बाद में हम इसकी पहली जो काव्य धारा है उस पर विचार करेंगे, सिद्ध साहित्य। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, तो आप अपने उत्तर को प्रदान करेंगे कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जन भाषा में, हिंदी साहित्य में लिखा गया, उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। आप ध्यान दें, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के वज्रयान तत्व का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया, उसे क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनके यहाँ, ये साहित्य पूर्णतः वामाचार प्रधान है, अर्थात विपरीत मार्ग का ये अनुकरण करते हैं। भोग विलास यहाँ प्रधान रूप में रहता है। युगनद के रूप में स्त्री को अपने निकट रख के फिर ये परमात्मा की आराधना करते हैं, योग साधना करने का कार्य भी ये करते हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, और इनमें सबसे पहले जो सिद्ध ठहरते हैं वो सरहपा माने जाते हैं। यह आप ध्यान दें, सरहपा माने जाते हैं। इसके अलावा लुईपा का विशेष स्थान माना जाता है। पांडित्य की दृष्टि से कणपा का विशेष स्थान भी सिद्ध साहित्य में रहा है। आप ध्यान दें, सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। वामाचार प्रधान इनकी साहित्यिक अभिव्यंजना हुई है, 84 प्रकार के सिद्ध रहे हैं। सरपा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। लुईपा सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त करने वाले सिद्ध माने जाते हैं। कणपा अपने पांडित्य दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण कवि माने गए।
इनका प्रधान उद्देश्य, ये कवि नहीं थे, इनका प्रधान उद्देश्य था वर्जयान तत्व का प्रचार प्रसार करना। ये भी आप ध्यान रखिए। अब इनके नाम के पीछे पाद शब्द लगाया जाता है, और इस पाद शब्द का अर्थ है आदर के लिए। ये जो पाद शब्द लगाया जाता है, ये भी आप ध्यान दें साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये पा शब्द भी मूल रूपेण आदर पूर्वक शब्द के रूप में लगाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सिद्ध साहित्य के संदर्भ में एक सामान्य से आपसे परिचर्चा चल सकती है। अगला, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां। साथियों, जो पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण रूप से, जो सिद्ध साहित्य है उनकी प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो सिद्ध साहित्य, एक तो जो सिद्ध साहित्य है वो, उसमें वामाचार प्रधान साहित्य की इसमें रचना की गई है। तो एक शब्द आप जोड़ सकते हैं कि इसमें वामाचार प्रधानता। दूसरा है तांत्रिक साधना पर जोर। ध्यान रखिए आप, तांत्रिक साधना पर जोर। तीसरा है साथियों, गुरु का महात्म्य यहां पर है। वैदिक ग्रंथों का ये विरोध करते हैं। तो का यहां विरोध है। रूढ़िवादिता, बाह्य आडंबर, जाति पाति इत्यादि का ये भी बहुत भरसक विरोध करते हैं। इन तत्वों को भी आप भली भांति आत्मसात रखें। अगर कला पक्ष की दृष्टिकोण से देखें तो इनके संध्या भाषा शैली बहुत प्रसिद्ध थी इनकी। इसके अतिरिक्त पंचमकार, पंचमकार इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों में सम्मिलित। आपसे पूछा जा सकता है सिद्ध साहित्य की विशेषता बताइए या सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति बताइए। ये वर्णाश्रम का विरोध करते थे। वर्णाश्रम का ये विरोध करते थे, ये भी आप ध्यान रखिए। जाति पाति इत्यादि का विरोध करते थे, ये नहीं मानते थे। साधना के लिए स्त्री का योग अत्यंत आवश्यक मानते थे। ये भी एक मूल प्रवृत्ति है कि साधना पद्धति के अंदर स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। अब इसमें एक शब्द आया है संध्या भाषा शैली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और एक पंचमकार, ये आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम देखते हैं पंचमकार। सिद्ध ये मानते हैं कि अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मन के अंदर जितने भी आकर्षण है, वो आकर्षण की पूर्ति होना आवश्यक है। मन के अंदर जब तक उद्वेग है, वो उद्वेग जब शांत होंगे, उसी स्थिति में व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ईश्वरीय अनुभूति या अपने जो योग साधना है उस परिणति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ये कहते हैं कि जितने भी मन के अंदर इच्छाएं हैं, आकर्षण है, भोग की तत्परता है, उनको पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाए। मन में किसी भी प्रकार का कोई ऊहापोह न रहे, मन में किसी भी भांति की कोई चेष्टा शेष नहीं रहे। तो इस दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि इन पंच मकारों की एक प्रणाली का इन्होंने उपयोग किया है। पंच मकारों में सबसे पहले मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा, और अंतिम आता है साथियों मदिरा। ये पंच मकारों का इन्होंने उपयोग किया। अब जो वामाचारी है, आप ध्यान रखिए, वामाचारी
इनके सीधे अर्थ को ग्रहण करते हैं। इनके सीधे अर्थ को ग्रहण करते हैं। जबकि जो दक्षिणाचारी है वो इनके प्रतीक वाले अर्थ को ग्रहण करते हैं, या दक्षिण मार्गी भी मान सकते हैं, इनके प्रतीक वाले अर्थ को ग्रहण करते हैं। जिससे हम मत्स्य के संदर्भ में कहें तो मत्स्य का अर्थ होगा इंगला पिंगला नाड़ियों का नियंत्रण। इंगला पिंगला नाड़ियों का नियंत्रण, अर्थात खेचरी मुद्रा भी इसी में सम्मिलित मानी गई है। मास के अंतर्गत वाणी का नियंत्रण, वाणी का नियंत्रण ये माना गया है। इसी प्रकार जो मैथुन है, मैथुन का आशय है अपने कुंडलिनी का सहस्त्रार में जाके सहस्रार अपने आत्म नियंत्रण के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से कुंडलिनी को सहस्त्रार में भेजना, ये इसमें मैथुन के अंतर्गत आ जाता है। मुद्रा का आशय है सत्संग, और इसी प्रकार मदिरा है, इसको अमृत से जोड़ा गया है। ये आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो 5 प्रकार के मकार का उपयोग किया गया और इनका आशय साथियों वामाचारी द्वारा भिन्न आशय को ग्रहण किया जाता है, सरल या अभिधेय या वाचार्थ अर्थ को ग्रहण किया जाता है, किंतु जो दक्षिण मार्गी है वो इनके प्रतीक वाले अर्थों को ग्रहण करते हैं, जिसके अंतर्गत मत्स्य का आशय है इंगला और पिंगला नाड़ियों का नियंत्रण, और खेचरी मुद्रा की स्थापना भी इसी के माध्यम से की गई। मास के अंतर्गत वाणी का नियंत्रण, मैथुन के अंतर्गत कुंडलिनी का सहस्त्रार में ले जाना, और मुद्रा का आशय सत्संग, और मदिरा का आशय है अमृत। अगली जो शब्दावली एक लिखी थी हमने संध्या भाषा, क्योंकि आपसे साथियों सिद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को इसी रूप में पूछा जा सकता है कि आशय क्या है। आपसे प्रसंगवश से चर्चा चल सकती है संध्या भाषा शैली क्या है। तो आप ध्यान दें साथियों, अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक सांकेतिक शैली या भाषा संध्या भाषा कही जाती है। सिद्धों के अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक सांकेतिक भाषा शैली क्या कहलाती है? संध्या भाषा शैली कहलाती है। अपने भीतर जो भी साधनाएं हैं, अंतः साधनात्मक अनुभूतियों, जो भी अनुभूति अंदर जो महसूस हो रहा है, उन अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक सांकेतिक शैली क्या कहलाती है? संध्या भाषा शैली कहलाती है। तो ये इस पंक्ति को आप इसी रूप में याद करें, आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक में उद्धृत है। अब इसके अगर भाषा शैली का अगर कुछ समझे तो ये है कुछ स्पष्ट और दूसरा है कुछ अस्पष्ट। इसको समझना चाहिए। तो ये भाषा शैली कुछ तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और कुछ में हम समझ नहीं सकते कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, शब्द या वाक्य क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इसी को सिद्धों के प्रदाय के रूप में देखें तो ये भाषा शैली, ये संध्या भाषा शैली ये नाथों में जाती है और नाथों से सीधे कहाँ चली जाती है? कबीर के वापस से सुने, ये संध्या भाषा शैली संत काव्य में कबीर के यहाँ उलट वाचियों के रूप में व्यक्त होती है, और उसी प्रकार सगुण काव्य धारा कि कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास की जो दृष्टिकूट पद है वहां पर भी ये भाषा शैली व्यक्त होती है। तो इन शब्द को आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। मुनि अद्वय वज्र और मुनि जीन विजय, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, उन्होंने ये संध्या भाषा शब्द का उपयोग किया है और उन्होंने कहा है कि ये कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट रूप से भाव को व्यक्त करती है। और इन्होंने ये एक तर्क देते हुए, एक तर्क और आता है इस भाषा शैली के संदर्भ में कि ये बंगाल एवं
बिहार के संधि स्थलों पर, संधि स्थलों पर निर्मित हुई है, इसीलिए भी इस भाषा शैली को संधा भाषा शैली कहा जाता है। तो 3-4 बिंदु मैंने आपको अवगत कराए हैं। इन तीनों चारों बिंदुओं के आधार पर आप अपने श्रेष्ठ उत्तर को प्रदान कर सकते हैं। पूछा जाए कि संधा भाषा शैली क्या है, तो आप बताएंगे कि अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक सांकेतिक भाषा शैली ही संधा भाषा शैली कहलाती है। मुनि अद्वैवज्र एवं मुनि जिनी विजय द्वारा इसका नामकरण संस्कार किया गया है। आप ये देख ले एक बार मुनि जिन का, इसके संदर्भ में तो मैं स्पष्ट हूँ, अद्वैवज्र, इन दोनों ने इस शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा है कि इसका आशय है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट। इसी प्रकार इस संदर्भ में ऐसा भी माना जाता है कि बंगाल और बिहार के संधि क्षेत्रों में निर्मित होने के कारण इसको संधा भाषा शैली भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसके संदर्भ में मैंने आगे इसकी जो परंपरा उससे भी अवगत कराया कि सूरदास में दृष्टिकूट पदों के रूप में इसका निर्माण हुआ है, कबीर के यहाँ उलट बांसुरी के रूप में इसका सृजन होता है। तो ये आप ध्यान रख ले अच्छे से कि संधा भाषा शैली क्या है। एक सिद्धों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पद और आता है चर्या पद। चर्या पद क्या है, तो क्षमा करें, सिद्धों ने दोहा कोश और चर्या पद, ये दो प्रकार की रचना की है, दोहा कोश और चर्या पद। अब इसमें दोहा कोश क्या है, दोहा कोश में खंडन एवं मंडन की प्रवृत्ति विकसित दिखाई देती है, उसमें खंडन और पंडन पाया जाता है। और क्या भाषा शैली कैसी है, तो पुरानी टकसाली हिंदी उसकी भाषा शैली है। और उसका अगर अपन परंपरा देखिए तो उसका निर्माण साखी के रूप में हुआ कबीर के यहाँ, और उपदेशात्मक भाषा इसकी मानी जाती है। अगर दोनों का तुलना करें कि एक तो दोहा कोश, सिद्धों के यहाँ रचना कर्म के अंदर एक शब्द आता है दोहा कोश और दूसरा आता है चर्या पद। दोहा कोश यहाँ खंडन और मंडन की प्रवृत्ति दिखाई देती है, खंडन एवं मंडन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। चर्या पद के अंदर खंडन और मंडन की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है, आप ये ध्यान दें। इसके अंदर क्या है, ये है अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीत, अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीत, ये आते हैं प्रिय विद्यार्थियों चर्या पद के अंतर्गत। तो आपसे पूछा जाए चर्या पद क्या है, तो आप सीधा सा बताएंगे अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, चर्या पद के अंतर्गत आते थे या चर्या पद कहलाते थे। इसमें अंतः साधनात्मक अनुभूतियां निहित रहती है, इसमें रहस्य अनुभूति रहती है चर्या पद के भीतर। इसमें क्या है, खंडन एवं मंडन की प्रवृत्तियां इसमें दिखाई देती है। दोहा कोश के भीतर आप ध्यान दें, दोहा कोश के भीतर क्या दिखाई देती है, खंडन एवं मंडन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। और इसकी भाषा शैली क्या है, उपदेशात्मकता इसमें अधिक दिखाई देती है। पुरानी टकसाली हिंदी नाम दिया गया काव्य भाषा, हिंदी ये काव्य भाषा के रूप में ये प्रतिफलित होती है। इसके संदर्भ में क्या देखिए, तो ये पूर्वी वाणी के रूप में इसका विकास हमें दिखाई देता है, पूर्वी बिहारी के रूप में इसकी भाषा शैली को हम मान सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। अगर कबीर के संदर्भ में देखिए तो दोहा कोश वाली परंपरा किसके रूप में विकसित होती है, साखी के रूप में। अगर इसी को विकसित रूप में माने तो शब्द और रमेनी, या ध्यान दें, शब्द और रमेनी के रूप में ये परंपरा आगे की आगामी जो प्रवृत्ति साहित्य है उसमें प्रतिफलित होती हुई दिखाई देती है। तो ये कुछ चर्यापद, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है जो मैंने व्यक्त की है, इसमें दोहा कोश आ गया, चर्यापद आ गया, इत्यादि आ गया। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न अगर सिद्ध साहित्य से पूछा जा सकता है तो वो मेरे दृष्टिकोण से हो सकता है
ये प्रश्न बन सकता है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि सरपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, ये मान सम्मान इनको प्रदान किया गया है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? सरपा को पहला कवि क्यों माना जाता है, ये ध्यान रखिए कि सरपा को पहला कवि क्यों माना जाता है। तो इसके पीछे अगर बहुत सारे तत्व हम ढूंढे, सबसे महत्वपूर्ण देखिए विषय तो सरपा है, वो सरपा का जो वर्ण विषय और चेतना है वो हिंदी भाषा के अधिक निकट ठहरती है। आप ध्यान दें, तीन कारण डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के अंदर डॉक्टर नगेंद्र के माध्यम से तीन कारण बताए गए हैं जिनके आधार पर सरपा को पहला कवि सिद्ध किया गया है। पहला तो इनकी भाषा शैली है वो अपभ्रंश को छोड़ती हुई, अपभ्रंश को छोड़ती हुई हिंदी के अधिक निकट ठहरती है, हिंदी के निकट महसूस होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी कि इनकी पहली विशेषता ये मान सकते हैं कि इनकी जो भाषा शैली है वो अपभ्रंश को छोड़ती हुई और हिंदी के निकट अनुभूति है, जो प्रारंभिक हिंदी है उसके निकट ठहरती, सबसे बड़ी विशेषता है जिसके कारण इनको माना जाता है। दूसरा जो कारण है इनका जो वर्ण्य विषय है, विषय एवं चेतना दोनों हिंदी के निकट ठहरते हैं, हिंदी के निकट, ये दूसरा बड़ा कारण है। यदि तीसरे कारण के संदर्भ में अगर विवेचना करें जिसकी वजह से सरपा को पहला कवि माना गया, तो तीसरा कारण है इन्हें दोहा चौपाई शैली, इन्होंने दोहा चौपाई शैली का जो विकसित रूप प्रारंभ किया है वो अंततः हमें तुलसी चाय से तक भी जाता हुआ दिखाई देता है, चाय से तक भी प्रस्फुटित होता हुआ हमें व्यक्त दिखाई देता। तो तीन कारण बताए डॉक्टर नगेंद्र ने। सबसे पहला है साथियों की भाषा अपभ्रंश को छोड़ती हुई हिंदी के निकट ठहरती है और इनका वर्ण विषय एवं चेतना दोनों हिंदी के अधिक निकट है। और तीसरा है कि दोहा और चौपाई शैली का जो विकसित रूप है जो इन्होंने प्रारंभ की ये शैली वो अंततः प्रवृत्ति साहित्य में झांसी और तुलसी के साहित्य तक भी प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती है। तो मेरे हिसाब से सिद्धों से संबंधित जो अधिकांश प्रश्न है आप ध्यान दे, सिद्धों का जो स्थान है वो पूर्वी भारत, ये बंगाल से असम तक फैले हुए थे, बिहार से असम तक ये फैले हुए थे पूर्वी क्षेत्र में। तो ये प्रश्न थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिद्ध नाथ में अंतर, सिद्ध यहां पर मैंने लिख रखा सिद्ध व नाथ, आप समझेंगे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में क्या अंतर है या सिद्ध और नाथों में क्या अंतर है। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले सिद्ध है साथियों, इसी को मैं यही पंक्ति खींच देता हूं, जिसको थोड़ा इधर बढ़ा देता हूं कि सिद्धों के अंदर, चलो इसको सबसे पहले सारणी बनाता हूं सिद्ध की और दूसरा मैंने बनाया नाथ। इसमें मैं अंतर की एक रेखा खींच देता हूं और इसको स्पष्ट करता हूं। सिद्ध ये है भोग प्रदान, नाथ है वो है योग प्रदान। ठीक है, ये आप ध्यान, इसमें योग भोग को प्रधानता दी गई, इसमें योग को प्रधानता दी गई। इसमें साधना के लिए स्त्री आवश्यक है और इसमें स्त्री आवश्यक नहीं। ये जो
गुणा का चिन्ह लगा रखा है, इससे आप समझे कि यहाँ स्त्री पूर्णतः अस्वीकार्य है, ये आप समझे। तीसरा है विद्यार्थियों, इनकी भाषा के संदर्भ में कहें तो सिद्धों की जो भाषा है वो अर्धमागधी हिंदी है। अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भूत हिंदी है, आप ये ध्यान रखें। और इनकी भाषा शैली वो सदुपड़ी है। ये अंतर हम निकाल सकते हैं। इनकी जो भाषा शैली सिद्धों की वो अर्धमागधी है और इनकी भाषा शैली है वो सदुपड़ी है। इनके संदर्भ में देखिए तो इनका जो स्थान है वो पूर्वी भारत रहा है और इनका स्थान है वो पश्चिमी राजस्थान, राजपूताना एवं पंजाब का निकटवर्ती स्थल इनके प्रचार एवं प्रसार के केंद्र रहे हैं। ध्यान दे, सिद्धों और भी 3-4 अंतर और निकाल सकते हैं आप। तो सिद्ध और नाथों में क्या क्या अंतर है? ये भोग प्रधान है, योग प्रधान। यहाँ स्त्री आवश्यक, यहाँ स्त्री आवश्यक नहीं है। यह स्त्री का पूर्ण रूपेण विरोध किया जाता है। ये अर्धमागधी भाषा है, इसकी सदुपड़ी भाषा है। इसी प्रकार ये पूर्वी भारत में या पश्चिम भारत में, ये भी आप ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, अब इसी प्रकार का एक विषय और निकाल सकते हैं, सिद्ध और नाथों में समानता। सिद्ध नाथ समानता। समानता भी खूब सारी है। आचार्य शुक्ल जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि दोनों ही नाद एवं बिंदु से सृष्टि के उद्भव को मानते हैं। बिंदु एवं नाद से सृष्टि के उद्भव को मानते हैं। दोनों नाद बिंदु से सृष्टि का उद्भव मानते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोनों में समानता के रूप में दोनों नाद एवं बिंदु से इस सृष्टि का उद्भव मानते। दूसरा है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, गुरु का महात्म्य में दोनों स्वीकार करते हैं। तीसरा, जाति पाति का विरोध दोनों जगह दोनों ही करते हैं, ये भी आप ध्यान दें। बाह्य आडंबर एवं रूढ़िवादिता का दोनों खंडन करते हैं। दोनों ही खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। वर्णाश्रम का दोनों विरोध करते हैं, तो ये कुछ समानते हैं। और इससे पहले मैंने विद्यार्थियों एक बताया था कि सिद्धों और नाथों में अंतर, तो इसमें 1-2 अंतर और लिख सकते हैं कि सिद्ध वो प्रवृत्ति मूलक है, ये ग्रस्त एवं काम वासना भोग प्रदान इत्यादि तत्वों को समेटते हुए अपने योग विधान को आगे बढ़ाते हैं। यह पूर्णतः रूखेपन से युक्त है, यह निवृत्ति मार्गी है। और अगर विषय रखें तो ये निरीश्वरवादी है। और ये पूर्ण रूपेण ईश्वरवादी। तो साथ ही ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने अवगत कराए हैं आपको। तो सिद्धों के संदर्भ में जितने भी प्रश्न जो संभावित बन सकते हैं उनको मैंने बताया। इसके अलावा अगर एक प्रश्न अगर और विवेचना करना चाहे तो सिद्धों के संदर्भ में कि सिद्धों ने हिंदी साहित्य को क्या प्रदाय है इनका, या इनकी क्या देन है आगामी या प्रवर्ती साहित्य। तो सबसे बड़ी बात तो साथियों आप देखिए कि इन्होंने एक तो संधा भाषा शैली का निर्माण किया है, वो अंततः उलटभाषी और दृष्टिकूट पदों के रूप में परिवर्तित हुई है। तो ये संत साहित्य के लिए भी एक मार्ग के रूप में परिणित हुई है और सूरदास के साहित्य लहरी में भी इसका उपयोग दृष्टिकूट पदों के रूप में हमें दिखाई देता है। परवर्ती साहित्य में ये शैली विकसित हुई। इसी प्रकार दोहा चौपाई शैली है जो सरपा ने उपयोग की थी, वस्तुतः ये आगामी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रूप में विकसित हुई थी, ये बता सकते हो। इसके अलावा गुरु का महात्म्य है, चाहे जाति पाति का विरोध है, रूढ़िवादिता का विरोध है, इत्यादि जो प्रसंग इन्होंने समाज हित में धारित किए थे वो अंततः परिवर्तित साहित्य के रूप में, परवर्ती साहित्य के रूप में, संत काव्य के आदर्श के रूप में ये परिणत हुए थे।
तो ये प्रदाय के रूप में आप प्रदान कर सकते हैं कि सिद्धों का क्या क्या देन है हिंदी साहित्य को। तो सिद्धों में मेरे ख्याल से जहां तक मेरी मति कार्य कर रही है, सिद्धों से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूर्ण हो चुके हैं। अब नाथ संप्रदाय लेते हैं। पहला ही प्रश्न बनता है कि बस नाथ नाथ साहित्य क्या है? नाथ साहित्य क्या है? नाथ साहित्य क्या है? तो सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान साहित्य के विरोध में जिस साहित्य का प्रतिफल हुआ उसे नाथ साहित्य कहा जाता है। सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान साहित्य की प्रतिक्रिया में जिस हठ योग साधना के साहित्य का सृजन हुआ उसे नाथ साहित्य कहा जाता है। यह आप ध्यान रखिए। पुनश्च मैं बोलता हूं, सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान साहित्य की प्रतिक्रिया में जो साहित्य हठ योग के रूप में विकसित हुआ उसे हम नाथ साहित्य कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको इसी रूप में आत्मसात करने का यत्न करें। अब है नातों की संख्या कितनी है? 9 है। नातों की भाषा कौन सी है? सदूकड़ी है। अगर प्रदाय के संदर्भ में यहीं से विवेचन करें, जैसे साहिक प्रश्न बन जाए कि नातों की क्या देन है, तो नातों का सबसे बड़ा देन है कि ये भाषा शैली है जो अंततः कबीर ने भी इसी रूप में आत्मसात की थी। इसी प्रकार इनकी यहाँ षट चक्र की अवधारणा को अपनाया गया है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि षट चक्र क्या है, या कबीर ने इनके यहाँ जो प्रतीकों की जो शब्दावली है, जो षट चक्र की शब्दावली हो उसी रूप में ग्रहण किए, ये भी आप ध्यान रखें। इस साहित्य के सबसे बड़े जो प्रणेता है वो है गोरखनाथ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नौ नाथ संप्रदाय की जो 9 विद्वान आचार्य हैं उनके नाम बताएं, तो आप इनको कम से कम 3 4 5 तो आप याद रखिए, जड़ भरत, नागार्जुन इत्यादि। गोरखनाथ के जो गुरु है उनका नाम है मच्छेंद्र नाथ, ये भी आप ध्यान रखिए। तो नाथ साहित्य के बारे में बता दिया, ये मोटी मोटी आप रूपरेखा इसी रूप में याद करके बता सकते हैं। इनके कुछ शब्दावली को ग्रहण करते हैं जिसमें षट चक्र की धारणा है, और इसके अतिरिक्त अपने शून्य की अवधारणा है। षट चक्र हो गया एक तो, और एक अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ले लेते हैं। षट चक्र, नाथों को यहाँ 6 चक्रों की कल्पना की गई है। तो अगर चित्र रूप में व्यंजना करें, ये मुझे लगता है कोई ज्यादा अच्छा चित्र नहीं बन रहा है, पर एक मनुष्य को मैं योग विधान की मुद्रा के रूप में बिठाऊंगा, उससे हो सकता है आपको चीजें थोड़ी सरलता से समझ में आए। ये अब इसके हाथ पैर ज्यादा कुछ अच्छे तो है नहीं है, ये काल्पनिक और एक बिगड़ा हुआ चित्र है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी जो नाभि चक्र, सबसे पहले जो मूलाधार चक्र, जहां से दोनों पैर का जो संधि क्षेत्र है वहां पर जो स्थान स्थित है उसको मूलाधार चक्र, ये चक्र हो गया मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर होता है स्वादिष्टान चक्र, और स्वादिष्टान चक्र से जो नाभि चक्र होता है, जहां नाभि स्थित रहती है, उस नाभि में होता है अपना अनाहत चक्र। फिर यहाँ अपना जो हृदय चक्र स्थित होता है उसको हृदय चक्र भी बोलते हैं और मणिपूरक चक्र भी बोलते हैं। इसी प्रकार ये जो कंठ होते हैं, यहाँ होता है विशुद्ध चक्र, इसको कहीं कहीं विशुद्ध चक्र भी आप पढ़ सकते हैं, और कहीं कहीं विशुद्ध चक्र भी मिल जाता है। और इसके अलावा प्रकृति के मध्य से इस स्थान पर होता है फिर यहाँ होता है विद्यार्थी प्रकृति के इस स्थान पर आज्ञा चक्र।
और इसके उपरांत जी यहाँ पर जो रहता है वो सहस्त्रार। और सहस्त्रार में ये तो गए षट चक्रों के नाम। एक इधर एक नाड़ी होती है उसका नाम है इंगला, इस तरफ एक नाड़ी होती है उसका नाम है पिंगला, और मध्य जो नाड़ी होती है यहाँ पर इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है इसको। और यहाँ जो मूलाधार चक्र के यहाँ इस प्रकार अधोमुखी कुंडलनी है, ये कुंडलिनी अधोमुखी होती है। और जब साधक योग साधना करता है तो उस योग साधना से कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर उसकी ऊर्जा जाती है, और वो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र में पहुंचती है। और उसके उपरांत जो हमारा जो सहस्त्रार है वहां जाके अमृत रस की वर्षा होती है, कमल चक्र है, इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग कबीर करते हैं। वहां जाके वो अमृत का सेवन भी करते हैं। इस प्रकार के उपमानों का संदेश दिया गया है। तो साथ ही इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है जो नातों से संबंधित षट चक्र की अवधारणा। इसके अतिरिक्त एक मेरे को कुछ सिद्धों से संबंधित कुछ शब्द याद आ रहे हैं, जैसे महासुखवाद किसे कहते हैं। तो मैं इसी प्रश्न को पीछे की ओर खींच लेता हूँ और सिद्धों पर लौटता हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे चलिए पद इसी प्रकार एक महासुखवाद एक शब्द आता है सिद्धों के अंदर। महासुखवाद किसे कहा जाता है? तो महासुखवाद वह अवस्था है जिसमें साधक इस प्रकार साधना के उस स्तर पे पहुंच जाता है और उसमें उस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है। साधना की वह अवस्था जिसमें इस प्रकार घुलनशील हो जाता है साधक जैसे नमक पानी में मिल जाता है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, महासुखवाद की अवस्था के लिए, स्त्री एवं पुरुष के युग्नद जोड़ी, आलिंगनबद्ध युग्नद जोड़ी के रूप में भी प्रतीकात्मकता के रूप में ये कल्पना की गई सिद्धों के अंदर। तो पुनश्च बोलता हूं कि महासुखवाद वह अवस्था है जिसमें साधक की जो रहस्य अनुभूति उसी प्रकार हो जाती है जैसे नमक पानी में मिल जाता है। और इसके लिए प्रतीकात्मक शैली के रूप में या एक कल्पना के रूप में स्त्री एवं पुरुष का युग्नद आलिंगनबद्ध जोड़ी की कल्पना भी मिलती है। ये आप ध्यान दें। तो महासुखवाद ये हो गया। और इसके अलावा एक महामुद्रा शब्द भी आता है। साधक को साधना, जब साधक है वो साधना करता है तो साधना करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो मध्य की और एक होती है योगिनी स्त्री की। तो जो महामुद्रा है ये अपने आप में एक योगिनी शक्ति, योगिनी शक्ति की जो स्त्रियां हैं, योगिनी शक्ति से धारित जो स्त्रियां हैं उनको महामुद्रा के रूप में पल्लवित किया गया है। अब इसमें अलग अलग प्रकार की महामुद्रा है जिसमें पुरुष एक स्त्री के सानिध्य में रहता है। जो स्त्री योगिनी शक्ति से युक्त होती है उसमें अलग अलग शब्दावली का उपयोग है, जैसे डोमकी, रजकी, ये अपने आप में एक स्त्रियों के प्रकार है। इनके साथ में रहते हुए वो योग साधना करता है, वो योग साधना करता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मूलतः जहां तक मैं समझ पाया हूँ, जो योगिनी शक्ति से युक्त जो महामुद्रा क्या कहलाती है, ये जो डोमिनी और रजकी, जो जिन स्त्रियों के साथ में वो योग साधना करता है उसे महामुद्रा कहते हैं। जिन महिलाओं के साथ में आलिंगनबद्ध होके वो अपनी साधना को पूर्ण करता है या साधना करता है, वो अवस्था, उस अवस्था के अंदर जो स्त्रियां उनके साथ में रहती है वो महामुद्रा कहलाती है। डोमिनी और रजकी जो स्त्रियां हैं जो योग साधना करती है, योग साधना के रूप में व्यक्त की जाती है। तो अगर महामुद्रा शब्द को स्पष्ट रूप से कहूं तो जहां तक मैं समझ पाया हूं वहां तक जो योग साधना के अंदर जिन स्त्रियों को उपयोग में लेते हैं पुरुष, वो कहलाती है अपने महामुद्रा। ये आप ध्यान रखिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें मुझे पुनः स्मरण आई तो मैंने आपको अवगत करा दिया। तो ये षट चक्र के संदर्भ में मैंने आपको अवगत करा दिया है। अब अगला जो प्रश्न अगर ये लेते हैं नातों के संदर्भ में,
तो गोरखनाथ के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अपनी जानकारियों को प्रबुद्ध रखें कि गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, गोरखनाथ ने किस प्रकार प्रचार प्रसार किया। गोरखनाथ के संदर्भ में कोई कथन किसी विद्वान का अत्यंत प्रसिद्ध है तो उसको उसी रूप में आत्मसात करने का आप यत्न करें। इसके अतिरिक्त इनसे संबंधित प्रमुख कोई प्रसिद्ध किंवदंती है या जनश्रुति है तो उसको भी आप अपने उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हो, या इनकी जो काव्य पंक्तियां हैं जो चलन में है उनको भी आप व्यक्त कर सकते हो। तो नातों के संदर्भ में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ यही प्रश्न बनते हैं, ज्यादा कुछ प्रश्न इनके यहाँ बनते नहीं है। और नाथों की प्रवृत्तियों के संदर्भ में आप देख सकते हैं जो गुरु का महत्व यहाँ है, बाह्य आडंबर एवं वर्णाश्रम का विरोध करते हैं, नारी का विरोध करते हैं, नारी के प्रति इनका रूखापन है। इसके अलावा षट चक्र की अवधारणाओं को ये स्वीकार करते हैं, योग साधना पर ये अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, ये भी इनकी प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा शैली के रूप में देखें तो सदुगड़ी इनकी भाषा शैली है। और राजस्थान है, पंजाब अर्थात पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में इन्होंने अपने साहित्य का प्रचार प्रसार किया था, और कहीं ना कहीं धार्मिक संभाव भी इनके साहित्य के भीतर से प्रस्तुत होता है, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को संनिबद्ध करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। इसीलिए नातों के अंदर हमें इस्लाम के भी बहुत सारे जो भक्तजन है वो जुड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके अतिरिक्त गोरखनाथ के संदर्भ में आप बता सकते हो कि उस समय जो वार्ता साहित्य मिलता है गद्य के रूप में, वो भी इनका ही विकसित रूप है जो आगामी साहित्य में प्रतिफलित हुआ था। अब है नाथों की क्या क्या देन है, तो नाथों की देन के संदर्भ में आप बता सकते हैं सबसे बड़ी जो इनकी षट चक्र है, और जो ये योग से संबंधित जो इतनी भी जो भाषा शैली है, प्रतीक शैली है, वो संत साहित्य के लिए में आदर्श के रूप में परिणत हुई है। और नारी के प्रति जो रुखापन है ये इसी रूप में कबीर प्राप्त करते हैं, और जहां जहां नाथों के प्रति इनकी हित संवेदनाएं जागृत होती है वहां वहां ये नारी के कामिनी रूप का विरोध करते हुए वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं कबीर, तो इस रूप में भी हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो भाषा शैली है, सदुगड़ी भाषा शैली है, वो बाद में संत साहित्य के लिए आदर्श रूप में परिणत हुई थी, तो ये भी अपने विचारों का व्यक्त कर सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है नातों के संदर्भ में कुछ प्रश्न मुझे नहीं लगता कुछ छूट रहा है, सभी चीजें आ गई है। इसके अलावा फिर तीसरी काव्यधारा है प्रमुख रूप से जैन काव्यधारा। जैन काव्यधारा के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं जैन काव्यधारा। अब ये प्रश्न जैन काव्यधारा में अपने देखते हैं कि एक तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी जो साहित्य है उनका प्रमुख उद्देश्य केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना रहा। आपसे पूछ ले कि जैन काव्यधारा की विशेषता बताओ, सबसे पहले आप विशेषता बताएंगे इनका प्रमुख ध्येय है धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता मान सकते हैं। दूसरा उपदेशात्मकता, इनके यहाँ उपदेश प्रदान साहित्य का निर्माण हुआ जिसमें ये उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा इनका जो साहित्य है उसमें काव्यात्मकता सबसे ज्यादा प्रस्फुटित हुई है, काव्यात्मकता एक सजीव रूप में इनके व्यक्त होती हुई दिखाई देती है। चौथा इनके साहित्य में लौकिक एवं अलौकिक दोनों तत्वों का समावेश है, लौकिक व अलौकिक दोनों तत्वों का इनके साहित्य में समावेश दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त अगर और लेना चाहे तो आप ये दे सकते हो कि इन्होंने जो अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए जिन चरित्र, जो इनके चरित्र थे, प्रमुख चरित्र थे, इनके जो आचार्य थे, उन आचार्यों के चरित्र को व्याख्यायित करने के लिए उनसे जुड़ी हुई अपने उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को कथा के रूप में परिणत किया। और इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म में प्रचलित जो प्रसिद्ध कथाएं हैं, प्रसिद्ध किंवदंतियां, जनश्रुतियां हैं, चाहे उसमें राम काव्यधारा हो चाहे कृष्ण काव्यधारा है, उनसे संबंधित कथाओं को उठाया और उन कथाओं में अपने चरित्र को संग्रहित करते हुए व्यक्त करने का कार्य भी इन्होंने किया था। आप ध्यान दें, इन्होंने जैसे प्राकृतिक की कथाएं हैं, चाहे अपभ्रंश की कथाएं हैं, इत्यादि कथाओं को उठाया और फिर अपने चरित्रों को उसमें प्रस्तुत किया और फिर व्यक्त करने का कार्य भी करते थे।
इनकी बहुत सारे, जैसे फागु और रास इत्यादि इनकी शैलियां प्रसिद्ध रही इनके काव्य की। अब यहाँ एक विषय विषय उभरता है कि रास क्या है। तो रास का मूलतः अर्थ है खेल, क्रीड़ा, वादन इत्यादि। रास का अगर मूल अर्थ निकाले, क्रीड़ा, खेल, वादन इत्यादि होता है। और इस शब्द का प्रयोग आदि पुराण में जीन दत्त सूरी, जहाँ जीन दत्त सूरी के जो आदि पुराण इत्यादि में सबसे पहले ये शब्द प्रयोग में हुआ ऐसा माना जाता है। और फिर बाद में इस शब्द को जैन काव्य धारा में इसी रूप में अपना लिया गया है। भरत मुनि ने रास शब्द के लिए क्रीड़ा शब्द का भी उपयोग किया है, आप भली भांति इससे परिचित रहे। और इसके अतिरिक्त जैन काव्य के अंदर जो चरित्र काव्य है उनको पद्यबद्ध करते हुए जो वादन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उस प्रकार की शैली भी विकसित हुई जिसे रास शैली भी कहा जाता है। जैन साहित्य की जो चरित्र काव्य है उनको पद्यबंध करते हुए उनकी विशेषताओं को व्यक्त कर किया जाता था, वो कहलाती थी रास शैली। पुनश्च बोलता हूं कि जैन धर्म से जुड़े हुए चरित्र काव्यों को पद्यबंध करते हुए जब वादन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था तो वो शैली कहलाती थी रास शैली। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हिसाब से काव्य जैन काव्य धारा का प्रदाय क्या क्या है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो रास शब्द का उपयोग किया अंततः वो अपने अर्थ को दूसरे रूप में व्यक्त करते हुए रासो रूप में भी परिणित हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रदाय मान सकते हैं। इनकी जो काव्यात्मकता है उससे आगामी साहित्य को, काफी प्रवृत्ति साहित्य को काफी लाभ मिला है। इसके अलावा यथार्थ घटनाओं का चित्रण करते थे और इनकी जो रचनाएं वो अधिकांश प्रामाणिक रचनाएं प्राप्त होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सिद्धनाथ जैन रासों में सबसे प्रामाणिक रचनाएं कौन सी है, तो आप उत्तर में प्रस्तुत करेंगे जैन रचनाएं सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है वो अपभ्रंश से युक्त थी। तो अपभ्रंश और अपभ्रंश उस समय प्रचलित भाषा थी, तो उसमें किसी भी प्रकार से अप्रामाणिकता का प्रश्न नहीं उठता। तो सर्वाधिक जो प्रामाणिक रचनाएं वो जैन साहित्य की मानी जाती है, तो उनसे भी साहित्य मिली है। इसी प्रकार अपने सूफी काव्य धारा के अंदर जो बहुत सारे कथानक लिखते हुए जो प्रबंध रचनाएं लिखी गई थी, उन प्रबंध रचनाओं का बहुत सारा आधार है वो जैन चरित्र काव्य के अंदर जो प्रस्तुत कथाएं हैं उनसे भी मिलती जुलती है, उनसे भी इन्होंने व्याख्यान उठाए सूफी काव्य वाले कवियों ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हम देख सकते हैं जो जैनों से संबंधित हमें प्राप्त होते हैं। अब जैन धर्म की कोई महत्वपूर्ण शब्दावली, पदड़िया छंद किसे कहते हैं? पदड़िया छंद जैन धर्म के अंदर अपभ्रंश के अंदर एक 16 मात्राओं का एक प्रचलित छंद है जिसे पदड़िया छंद, पदड़ी छंद कहा जाता है। अपभ्रंश की रचनाओं में 16 मात्राओं का एक छंद होता है, उसे पदड़ी छंद कहा जाता है। 16 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? पदड़ी छंद। और इस छंद के अंदर जो रचनाएं की गई, जो काव्य रचनाएं की गई, जो काव्य रचनाएं की गई है उन्हें कहा जाता है पदड़िया। पदड़िया बंद। ध्यान दें, एक ही प्रकार के दो शब्द है। पदड़िया छंद किसे कहा जाता है? 16 मात्राओं का एक छंद है जो अपभ्रंश में प्रचलित एवं प्रसिद्ध रहा था। और कुछ रचनाएं जो काव्य रचनाएं इस छंद पर आधारित थी, उन रचनाओं को क्या कहा जाता था? उनके काव्य रूप को क्या कहा जाता था? रचना संग्रह पदड़िया बंद कहा जाता था। इसमें 8 के बाद में धत्ता दिया जाता था, और उसको जब 8 के बाद में जो दत्ता दिया जाता था उसको कड़वक बद्धता भी बोलते हैं, कड़वक भी कहा जाता है। तो जहां तक विद्यार्थी मेरी दृष्टि जा पा रही है, मैंने महत्वपूर्ण जितने भी जैन, अब यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है, जैन साहित्य के प्रमुख कवि। तो आप ध्यान रखें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो इसमें ध्यान रखिए 3 से 4 कवि और उनकी रचनाओं को आप अच्छे से याद कर ले। 3-4 जो कवि है उनके नाम और उनकी रचनाओं को अच्छे से याद कर ले। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 4 अपभ्रंश के 3 कवि बताइए और 3 के नाम बताइए।
या जैन काव्य के प्रमुख 4 कवि एवं 4 कवियों के रचनाओं के नाम बताइए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद में आज के इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे विद्यार्थियों। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं कि आदिकाल की भाषा, आदिकाल की भाषा। यद्यपि ये प्रश्न लगभग हमने सिद्ध नाथ और जैन की जो चर्चाई की उसके भीतर समाहित तो ज्यादा, तथापि एक बार भिन्न भिन्न रूप से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो सिद्धों की भाषा कैसी थी विद्यार्थियों? सिद्ध साहित्य की भाषा थी अर्धमागधी। अर्धमागधी अभ्रंश युक्त इनकी भाषा थी, जिससे बाद में पूर्वी हिंदी का निर्माण भी हुआ था। अगर नाथों की बात करें तो नाथ संप्रदाय की भाषा थी सदुगड़ी। नाथों की भाषा सदुगड़ी। और इसी प्रकार यदि रासों के संदर्भ में डिंगल सर्वाधिक प्रचलित रही है। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण रूप से विद्यापति की यहाँ हमें मैथिली दिखाई देती है। अगर खुसरो के यहाँ देखें तो खड़ी बोली दिखाई देती है, खड़ी बोली। तो ये भाषा पर आप विचार कर सकते हैं। पूछा जा सकता है भाषा कौन कौन सी है, तो आपको भाषा के संदर्भ में भी अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ेगा। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण व्याख्यान मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आदिकाल के पहले भाग को मैंने व्यक्त किया है। अब अगले जो वीडियो के अंदर रासो साहित्य और रासो साहित्य के अतिरिक्त और भी कुछ जो प्रश्न जो छूट गए उन पर मेरे द्वारा मंतव्य व्यक्त किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में साथियों अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हिंदी मानस ऐप की जो लिंक है वो नीचे दी गई है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए, जितने भी ये लिखा है मैंने चीज़ें, इनको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को आप ऐप पर जाके दे सकते हैं, जिसमें ये प्रश्न और इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न है जो मैं इस व्याख्यान के दरमियान अगर विस्मृत हो गए हूँ तो आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। साथियों, आप अपनी टिप्पणी के माध्यम से बताइए आपको व्याख्यान क्या किस प्रकार लगा है। आज इस नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये मेरा पहला वीडियो मैंने बनाया है। इसमें कुछ आप सुधार देखते हैं कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आपके सुझाव सादर और हर्ष तरीके से मैं आमंत्रित करता हूँ। इसी क्रम में एक प्रश्न याद आ गया, उस प्रश्न को पूरा करके अपने व्याख्यान को समाप्त करूंगा। सबसे पहले, आदिकाल की क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई देती है? आदिकाल की समस्याएं। आदिकाल की समस्याओं में सबसे पहले तो नामकरण की समस्या है। आपसे पूछ ले कि नाम क्या रखा जाए, ये एक विवाद है, क्या नाम रखा जाए। इसके अतिरिक्त दूसरी अगर समस्या देखें, सीमा निर्धारण की समस्या, क्या सीमा मानी जाए क्या नहीं मानी जाए, ये समस्या। तीसरा है भाषा की समस्या, किस भाषा को केंद्र में रखा जाए, भाषा की समस्या, ये महत्वपूर्ण समस्या है इस आदिकाल की। तीसरा, कवियों की समस्या, प्रथम कवि किसे माना जाए, ये भी एक विवाद का विषय रहा है। प्रथम कवि किसे माना जाए, किसे माना जाए, ये भी समस्या आदिकाल की। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ लेना चाहे तो अपने ले सकते हैं विद्यार्थियों कि किस साहित्य को ग्रहण किया जाए, ग्रहण और त्याग की समस्या, किसको ग्रहण किया जाए किसको त्यागा जाए, ग्रहण एवं त्याग की समस्या, त्याग की समस्या, ये आदिकाल की एक प्रमुख समस्या है जिनके बारे में मैं अपने व्याख्यान को पूर्ण करता हूँ। अगले व्याख्यान के अंदर विद्यापति, अमीर खुसरो, रासो और इसके अलावा गद्य या लौकिक साहित्य से संबंधित जो प्रश्न है उनको मैं समाहित करूंगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं, नमस्कार।